वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। किस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जो सवाल हो रहे थे अरब की नीति को लेकर के, उस सवाल का सही जवाब क्या है? लोगों ने यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल का समर्थन करके हमास के हमले के तुरंत बाद जो फिलिस्तीन की नीति हिंदुस्तान की रही उससे अलग राह ले ली, इजरायल की पैरवी कर दी, उन्होंने उससे अपनी दोस्ती निभाई है, फिलिस्तीन की कीमत पर की है। आज इस तरह के बयानों की असलियत जानने परखने की ज़रूरत है, हम अब यही करेंगे। मगर उससे पहले थोड़ी देर के लिए आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि इजरायल के गाज़ा पर हमले का ताज़ा नतीजा क्या रहा है। इजरायली फ़ौज दरअसल गाज़ा पर अपना हमला जारी रखे हुए है। इजरायल रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब उसने लेबनान और सीरिया इन दोनों देशों पर भी बम बरसाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इन देशों की ज़मीन से भी इजरायल के ऊपर हमले हो रहे थे जो हिजबुल्लाह, हमास या हमास के जो साथी आतंकवादी संगठन हैं उनकी तरफ से यह हमला किया जा रहा था। इजरायल ने अब संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ भी मोर्चा खोला है। यह बहुत बड़ी खबर है और आपको ये जानना चाहिए कि दुनिया का एक देश जो संयुक्त राष्ट्र का मेंबर है वो संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। वहाँ के महासचिव एंटोनियो गुटारेस को कह रहा है कि आप इस्तीफा दो, आप उस ओहदे पर बैठने के लायक नहीं हो। इजरायल के विदेश मंत्री ने एली कोहेन गुटारेस के साथ एक मीटिंग थी उनकी, उन्होंने अपनी मीटिंग रद्द कर दी, नहीं कर दी मीटिंग इस आदमी के साथ। कारण क्या है? कारण ये है कि गुटारेस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में ये कहा कि हमास ने जो हमला किया वो अकारण नहीं है, बेवजह नहीं है। फिलिस्तीन पिछले 5 दशक से ज़्यादा समय हो गया है, वो लगातार सिकुड़ता जा रहा है। अब यह बात जो है वो इजरायल को नागवार गुजरी है। उसने कहा है कि अगर आपको हमास से हमदर्दी है, आतंकवादी संगठन से हमदर्दी है, तो फिर आपके साथ मेरी बात नहीं हो सकती है। और अब एक तरीके से उसने संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक बात यह समझने की है कि क्या गुटारेस का बयान ही इजरायल के गुस्से को भड़काने का कारण है या फिर कुछ दूसरी वजहें भी हैं। दरअसल एक असलियत यह है कि संयुक्त राष्ट्र हमास को, हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन नहीं मानता है, इजरायल मानता है। जहां तक दूसरे देशों की बात है तो 8 अक्टूबर 1997 को अमेरिका ने भी हमास और हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित किया। यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, ब्रिटेन, ये सारे देश हमास को आतंकी मानते हैं। लेबनान वाले जो हिजबुल्लाह संगठन है उसको भी आतंकी संगठन मानते हैं। इसके अलावा अरब लीग, अर्जेंटीना, बहरीन, कोलंबिया, जर्मनी, होंडुरस, मलेशिया, पैराग्वे, सऊदी अरब, यूएई, यह सब भी आतंकी ही मानते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने का मकसद लेकर के जो संगठन चलता है, जिसको संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, वो दुनिया में आतंकवादी संगठनों, आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक संकल्प लेकर के चलता है। उसको दुनिया एक जरिया मानती है अमन बहाली का, आतंकवाद खत्म करने का। वो हिजबुल्लाह को, हमास को आतंकी संगठन नहीं मानता। अल-कायदा और आईएसआई जैसे आतंकी संगठन पूरी दुनिया के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए भी आतंकी संगठन ही हैं, लेकिन हिजबुल्लाह नहीं है, हमास नहीं है। अब इससे क्या होता है? इससे होता यह है कि संयुक्त राष्ट्र का जो पैसा है वो हमास को भी जाता है, हिजबुल्लाह को भी जाता है, क्योंकि मानवता के नाम पर जो संगठन अपने इलाके में काम कर रहे होते हैं उन संगठनों को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से मदद राशि जाती है, लिहाजा इनको भी जाती है। अब उस पैसे का क्या करते हैं? ये हथियार खरीदते हैं और हथियार खरीद करके इजरायल पर हमला करते हैं। दरअसल होता ये है कि यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है UNRWA, यानी कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज, और इस संस्था का मकसद फ़लस्तीन के शरणार्थियों की मदद करना है। संस्था को पैसे मिलते हैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, उसके बजट से, और ये पैसे फ़लस्तीन
और फ़लस्तीनियों के लिए काम करने वाले संगठनों और संस्थाओं को जाते हैं। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और बाकी जो राहत का काम करने वाली संस्थाएं होती हैं, उनको यह पैसा जाता है। अकेले 2021 में इस संस्था को यूनाइटेड नेशंस के सदस्य देशों से करीब $15 मिलियन की रकम मिली थी। यानी कि संयुक्त राष्ट्र की वो संस्था जो फ़लस्तीन और उससे जुड़े हुए शरणार्थियों के लिए काम करती है, उसको $15 लाख के पैसे की मदद गई थी। और पैसा देने वालों में अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, स्वीडन, जापान, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, फ्रांस और कनाडा से देश हैं जो आज की तारीख में इजराइल के साथ खड़े हैं, हमास के हमले और गाज़ा में हमास का जो नेटवर्क है उसके खिलाफ हैं। इसलिए इजराइल कहता है कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है, हमारे 1,500 लोग मारे जाते हैं, आतंकवादी संगठन जिसको दुनिया मानती है उसके जरिए, और आप कहते हैं कि दरअसल अकारण उसने हमला नहीं किया था, यानी कि हमारे यहाँ जिन लोगों की मौतें हुई हैं उसको आप सही ठहरा रहे हैं, आपके साथ बात नहीं हो सकती है, गुटारे साहब आप इस्तीफा दीजिए। इजराइल की आवाज़ बुलंद है और वो कहीं से भी संयुक्त राष्ट्र के साथ किसी भी समझौते के मूड में दिख नहीं रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है वह भी लगातार भयानक शक्ल अख्तियार करते जा रहा है। अब तक 6,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और जंग के रुकने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। यही हाल यूक्रेन जंग का भी है। 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त निकल चुका है और पुतिन ना झुके हैं, ना रुके हैं, ना जेलेंस्की के साथ उन्होंने कोई बात की है और ना ही वहाँ भी उस युद्ध के ठहरने, रुकने और समझौता होने की कोई गुंजाइश दिख रही है। इस युद्ध में भी दूर दूर तक समाधान नहीं दिख रहा। दुनिया दो फाड़ होती जा रही है। हमास की कब्र खोदने में नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और अमेरिका और पश्चिमी देश उनके साथ खड़े हैं। उधर फिलिस्तीन की आड़ में लड़ रहा जो हमास है उसके समर्थन में अरब के मुल्क हैं। इन सब के बीच मोदी सरकार की कूटनीति है। आज मैं आपको यह जो स्थिति दुनिया की बनी हुई है अरब के बीच में और मोदी सरकार की जो डिप्लोमेसी है उसको भी समझना है, क्योंकि सवाल विपक्ष करता है तो जानना चाहिए कि सच क्या है। दुनिया को मोदी ने बहुत साफ संकेत दिया रखा है कि मानवता जो है वो हमारी प्रायोरिटी है। इंसान दुनिया के किसी भी हिस्से में मुश्किल में है, मुसीबत में है, उस पर ऊपर दुख का पहाड़ टूटा हुआ है तो हिंदुस्तान पहला देश है जो खड़ा होगा। लेकिन आतंकवाद का खात्मा करने में भी हिंदुस्तान सबसे पहला मुल्क है। पॉलिसी साफ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वन अर्थ वन फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वह हिंदुस्तान देकर के चलता है और किसी के बहकावे में ना प्रधानमंत्री हैं ना उकसावे में देश है। इजराइल में आतंकी हमले का विरोध हिंदुस्तान करता है, करता रहेगा। इजराइल के साथ हिंदुस्तान खड़ा हुआ है। कारण यह है कि आतंकी संगठनों के लोगों ने घुस करके, आतंकवादियों ने घुस करके और उसके लोगों को मारा है। गाजा में युद्ध में आम लोगों के मारे जाने पर अमन की बातचीत और बातचीत का रास्ता, यह दोनों अख्तियार करने की पैरवी कौन करता है? हिंदुस्तान करता है। गाजा में जो लोग मारे जा रहे हैं, बेकसूर लोग, वहां तक मानवीय मदद भेजने का काम भारत की सरकार कर रही है और हमास का समर्थन कर रहे अरब देशों को साफ संदेश है कि आम नागरिकों को लेकर के भारत की सहानुभूति है। जो आम इंसान है, जो बेकसूर है, अपना घर परिवार चला रहा है, उसके साथ हमारा समर्थन है, सहानुभूति है। उन तक हमारा राहत का जो सामान है वो पहुंच जाएगा। मुश्किल हालात में मदद करने का संकल्प हिंदुस्तान का है। ये मोदी की एक स्ट्रैटेजी है, यही स्टैंड है। रूस और यूक्रेन युद्ध में भी आपने यही देखा। आपको याद होगा कि जंग के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फ़ोन पर बात की और पिछले साल एससीओ जब समिट चल रहा था तो नरेंद्र मोदी ने पुतिन से जब मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा था यूक्रेन युद्ध की चर्चा हम आपसे करना चाहते हैं। युद्ध की जगह बातचीत ही एक रास्ता है, आपको उस रास्ते को अख्तियार करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। पुतिन के सामने बैठ करके प्रधानमंत्री यह कह रहे हैं कि युद्ध का समय नहीं है, जबकि रूस हमारा मित्र देश है। कहने का साहस, संकल्प, नीतियों में साफ गोई। G7 की जब बैठक हो रही थी तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से नरेंद्र मोदी मिले
और यूक्रेन को मदद भी भेजी। इस सब का भारत और रूस के बीच संबंध पर कोई असर पड़ा? नहीं पड़ा। स्पष्टता है नीतियों की। आज भी जस का तस भारत और रूस का संबंध है। आज भी हिंदुस्तान रूस से तेल खरीद रहा है। मोदी सरकार की नीति टिट फॉर टैट की है, लेकिन जब मानवीय संकट आता है तो वो हिंदुस्तान है और उसको बड़े दिल के साथ दुनिया के सामने आना चाहिए। जब हम कहते हैं कि हम ताकतवर मुल्क हैं, हम बड़ा देश हैं, तो हमारी दुनिया के प्रति जिम्मेदारी है उसको समझना और उस तरीके से हमको अपनी मदद भेजना फर्ज बनता है और हिंदुस्तान निभाता है। प्रधानमंत्री का एक बयान मैं आपको सुनाऊं, उससे पहले एक मसला है। तुर्की ने कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने का क्या किया था? विरोध किया था। आपकी जानकारी के लिए बनाता था। जब 370 हमने कश्मीर से हटाया तो विरोध करने वाले देशों में मलेशिया था और तुर्की था। लेकिन जब वहां भयानक भूकंप आया, सब कुछ तहस नहस हो गया, तब नरेंद्र मोदी की सरकार ने बगैर किसी दुविधा के, बगैर कोई सवाल किए, बगैर ये सोचे कि इस मुल्क ने हमारे साथ क्या किया था, तुर्की के लोगों को मदद भेजी। जो पहली मदद तुर्की पहुंची वो हिंदुस्तान की तरफ से पहुंची और हिंदुस्तान के लोगों ने जाकर के जान पर खेल करके वहां लोगों की मदद की, मलबे से उनको बाहर निकाला और जब चीज़ें वहां दुरुस्त हो गई फिर वो देश लौटे। और प्रधानमंत्री ने उन लौटे हुए जाबाज लोगों के साथ एक मीटिंग की और जाना कि आप लोगों ने वहां क्या किया है। यह बयान सुनिए आप। हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम की सीख दी है और ये मंत्र जिस श्लोक से निकले हैं वो बहुत ही प्रेरक है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात बड़े हृदय वाले लोग अपने पराये की गणना नहीं करते। उदार चरित्रवानों के लिए पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार होती है। यानी वो जीव मात्र को अपना मानकर उनकी सेवा करते हैं। साथियों, तुर्की हो या फिर सीरिया हो, पूरी टीम ने इन्हीं भारतीय संस्कारों का एक प्रकार से प्रगटीकरण किया है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। जब सवाल मानवता का है, मानवीय संवेदना का है, तो वहां हिंदुस्तान अपने आप को आगे रखता है। जो सही है वो कहना है और करना है। इजराइल मित्र देश है तो उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। वो 62 के युद्ध से लेकर के और 99 के करगिल युद्ध तक लगातार हिंदुस्तान के साथ बिना शर्त खड़ा रहा है। उसके यहाँ आतंकी हमला होता है तो बोलना है ये गलत है और इजराइल हमारा देश है, उसके साथ हम खड़े हैं। फ़लस्तीन, उसके लोगों पर जब आपदा आती है तो राहत भारत भेजता है। फ़लस्तीन के साथ जो समर्थन है, जो हमारा स्टैंड है, वो बना हुआ है। रूस के साथ मित्रता हमारी है, उसके साथ हमारा कारोबार है, तो वो बना रहेगा दुनिया के सामने। और ज़ेलेंस्की जब सबके सामने प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री मिलते हैं और कहते हैं कि आपके देश के साथ जो युद्ध हो रहा है, युद्ध का समय नहीं है, बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहिए। जब संकल्प सही, नीति सही और उसको लागू करने का साहस सही, तो विजन कामयाब होता है। आधे अधूरे मन से देश को आप आगे नहीं ले जा सकते हैं। थोड़ा यहां का सोच लें, थोड़ा वहां का सोच लें, कुछ देश के वोट के बारे में सोच लें, फिर इजराइल फिलिस्तीन के बारे में सोच लें। वोट का नुकसान हो रहा है तो इजराइल को दरकिनार कर देते हैं। ऐसे नहीं चलता। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों पड़ोसी देश, दोनों के बीच की दुश्मनी पुरानी है, लेकिन दोनों ही देशों से भारत के अच्छे और गहरे रिश्ते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग के दौरान भारत के दोनों देशों से संबंधों पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है। इसकी एक बड़ी वजह है
मोदी सरकार की विदेश नीति, कूटनीति का जिक्र मैं इस शो में बार बार कर रहा हूं और आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शायद इतनी स्पष्टता रहती है, इतने साहस के साथ कोई नेता आता है तो वो संतुलन रखता है और फिर दुनिया मानती है कि नहीं ये सही है, मेरे साथ भी कोई दगाबाजी नहीं है, उसके साथ भी बेवजह का समर्थन नहीं है। 2017 में मोदी इजरायल का दौरा करते हैं। एक छोटा सा वाक्य आपको सुनाता हूं। कहाँ? इजरायल। इजरायल जाने वाले हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री, इकलौते प्रधानमंत्री, और इससे पहले भी कोई इजरायल नहीं गया था प्रधानमंत्री। 2007 में नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब इजरायल गए थे। हाल के दिनों में भारत और इजरायल के संबंधों में गहराई आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिलिस्तीन से भी भारत के संबंध उतने ही बेहतर रहे हैं। 2018 में खुद नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन के दौरे पर गए। जो आदमी 2017 में इजरायल के दौरे पर जाता है वो आदमी 2018 में फिलिस्तीन के दौरे पर जाता है, और फिलिस्तीन के दौरे पर जाने वाले भी इकलौते प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। कोई दूसरा प्रधानमंत्री आपके देश का गया ही नहीं। और फिलिस्तीन की चर्चा हिंदुस्तान में है। फिलिस्तीन को लेकर के हमारा रुख क्या होना चाहिए, हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए, हमारा समर्थन कैसा होना चाहिए, हमारी सहायता कितनी पहुंचनी चाहिए, चर्चा यहाँ तो हर बाजार में। किया क्या आपने कि कोई प्रधानमंत्री इस देश का न फिलिस्तीन गया न इजरायल गया। नरेंद्र मोदी इजरायल भी गए, फिलिस्तीन भी गए, और आप देखिए कि जिस साल वो फिलिस्तीन गए उसी साल इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो आज भी हैं वो भारत आते हैं। ये है ट्रांसपेरेंसी कि हम फिलिस्तीन जाएंगे और इजरायल का प्रधानमंत्री उसके बाद हमारे यहां आएंगे। सामने आपके ग्राफिक्स है। न मन में मैल है न मलाल कि इसके साथ रिश्ता क्यों रखा। फख्र होता है कि नहीं यार ऐसे देश के साथ रिश्ता रखना चाहिए क्योंकि उसमें साफगोई है, खड़ा है साथ में तो खड़ा है, और जो गलत है उसको गलत कह रहा है। यह स्पष्टता जो है वो हिंदुस्तान की विदेश नीति में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पहली बार आई है। इसलिए दुनिया के तमाम देश नरेंद्र मोदी को वजन नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो भारत की ताकत और उसकी हैसियत का अंदाजा अब नहीं लगा रहे हैं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि लीडरशिप को जिस कमिटमेंट के साथ, जिस ऑनेस्टी के साथ दुनिया की बिरादरी के सामने खड़ा होना चाहिए, अपने देश के स्टैंड को, उसकी समझ को, उसकी सोच को रखना चाहिए, नरेंद्र मोदी वैसे रखते हैं। अरब के तमाम देश अगर नरेंद्र मोदी को अपने यहां का सबसे बड़ा सम्मान देते हैं तो अकारण नहीं दे रहे हैं। साफगोई है, अपनापन है। मोदी से पहले अरब की नीति को लेकर के कभी एक बार अलग से मैं आपको अर्सत करूंगा कि अरब के देशों में भारत और उनके बीच में जो नज़दीकियां बढ़ी हैं, जो विश्वास का रिश्ता बढ़ा है, कारोबार बढ़ा है, पहले के मुकाबले नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बहुत आगे। सूडान में हिंदुस्तान के लोग फंसे तो अरब के मुल्कों ने आगे बढ़कर के हिंदुस्तान के लोगों को निकाला था और उन तमाम लोगों को हिंदुस्तान की सरकार अपने देश ले आई थी। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार पर फ़लस्तीन को लेकर के जो सवाल करने वाले लोग हैं उनके पास अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, उनकी अपनी कोई फिलॉसफी नहीं है, उनका अपना कोई विज़न नहीं है। विज़न सिर्फ इतना ही है कि वोट बनाने के लिए आप देश को अपाहिज करके रखो, एक तरफ रखो। इसलिए मैंने आज नरेंद्र मोदी सरकार की दो चीज़ों को, जो गरीब तबके के लिए सरकार की नीतियां रही हैं, जिनका फ़ायदा लोगों को मिला, और उन लोगों को मैंने आपके सामने रखा, उनके बयान आपने सुने, और कूटनीति के मोर्चे पर एक बहुत ही ईमानदार, साफगोई से भरी हुई और मानवता के आधार पर चलने वाली जो नीति है उसको रखने की मैंने कोशिश की। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सवाल मैंने उठाया कि कोई भी सरकार चुनते समय, किसी भी नेतृत्व को अपनाते समय कि यह मेरा नेतृत्व है, यह इस पर मेरा भरोसा है, जितने तथ्य होते हैं, आंकड़े हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, उनको एक बार ज़रूर देखिए, समझिए और उसके बाद अपनी राय तैयार कीजिए। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक ले दीजिए विदा।
नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।